हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। डीटर प्लस बी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, जो कि मेल शिफ्ट में था डीटर प्लस बी पीजीटी में। ये है मेरा कुछ इंट्रोडक्शन एंड हम 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अभी हम 71 से स्टार्ट करेंगे। तो ये है विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। नॉन ट्रेडिंग मतलब एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो कि आप चैप्टर आपका 12th क्लास में भी ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो आपका ये नॉन ट्रेडिंग में कौन सी बुक्स को आप यूज नहीं करते हैं, रिलेटेड नहीं है। वैसे तो देखिए सारी ही बुक यूज होती है, क्योंकि डोनेशन जो है, जो डोनेशन है, डोनेशन भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्विटर प्लस बी ने से डोनेशन बुक्स को ही इसका आंसर माना है। बाकी जो इंटरनल काम के लिए वाली ये तीनों बुक्स होती हैं, इसका आंसर होगा, जो उन्होंने नहीं माना है एनपीओ के लिए, वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। देखिए नोट बताना है, नॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं उसमें हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, जॉब कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, और आपका एक यूनिट कॉस्टिंग भी हो सकता है, ये पढ़ते हैं। लेकिन टाइप में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ते। बजट में होता है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाते हैं, लेकिन टाइप ऑफ कॉस्टिंग ये वन ऑड वन आउट अगर हम करें तो बी इन टाइप्स में, इन तीनों के साथ ये यहाँ पर मैच नहीं करता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए ना तो डायरेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट है। तो आपको पता होगा, अगर अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम में कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है, तो उसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइमरी हो गया, और आपका ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग कॉस्ट, ये सब चीजें हम ऐड करते हैं, और फिर लास्ट में हमारी कॉस्ट होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑन कॉस्ट होता है। ऑन कॉस्ट को ही हम ओवरहेड कहते हैं, और ओवरहेड हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। एंड जो सप्लीमेंट्री हैं ये भी हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। ओवरहेड तो है ही इनडायरेक्ट, तो बचा हो क्या, डाउन कॉस्ट। डाउन कॉस्ट ऐसा कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, डैश इज ऑल्सो Dash is also referred to as e-website. It allows customer to purchase goods from various sellers during internet. देखिए various sellers, इसमें कीवर्ड ये है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और various sellers से हम शॉपिंग कर सकते हैं। ग्लोबली रिलायबल भी है, 24/7 भी है। इसे हम देखिए कहते हैं ई शॉप। और ई शॉप के एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि हम करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड आपका मिंत्रा, ये और भी बहुत सारी चीजें। ये वाले जो इसमें क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, अलग अलग सेलर होते हैं। हम कोई भी चीज पसंद करते हैं, उसको अलग अलग सेलर से हम ले सकते हैं। एक ही सेलर नहीं होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत सारे सेलर होते हैं। इन्हें ई शॉप कहते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट, लेकिन टू सोसाइटी एट लार्ज। देखिए टू सोसाइटी एट लार्ज के लिए कहा है, तो इसमें क्या होगा, e-commerce enable more individuals to work at home to do less traveling for shopping, result in less traffic on the road and air pollution। देखिए ये भी फायदे की चीज है कि रोड पे एयर पॉल्यूशन कम होगा, लोग नहीं जाएंगे। e-commerce enable public to shop or to do other transaction 24 hour day all year around। देखिए ये एक करेक्टरिस्टिक हो सकता है सोसाइटी के लिए, कुछ ऐसा बेनिफिशियल यहाँ पे नहीं है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सभी के लिए। एबिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस, मतलब यहाँ पर सिर्फ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस होगा ये तो है ही नहीं, सभी के लिए है। ई कॉमर्स, ये फोर्थ पॉइंट यहीं पे आ गया। ई कॉमर्स अनेबल पीपल इन रूरल एरिया टू एंजॉय। देखिए रूरल एरिया को इंक्लूड कर रहा है, मतलब सोसाइटी यहाँ इंक्लूड हो रही है, सोसाइटी का जो पिछड़ा हुआ थोड़ा हो जाता है ये। तो आपका ये फर्स्ट फर्स्ट तो है ही, जो सारी सोसाइटी को बचा रहा है, ट्रैफिक से बचा रहा है, एयर पॉल्यूशन से बचा रहा है, तो फर्स्ट है, फोर्थ है। तो अब देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है, फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर है, और थर्ड नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही बचता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की बात कहाँ हो रही है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, वाटरमेलन बाउड बाय अ रेस्टोरेंट ओनर फ्रॉम अ फार्मर। फार्मर से एक वाटरमेलन खरीदा, मतलब ऑफलाइन
कह सकते हैं, ऑफलाइन हुआ है जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ये यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट, वाटरमेलन फार्मर सेल हिज वाटरमेलन टू अनदर फार्मर, एक फार्मर दूसरे को, ये भी यहाँ पे भी ऑफलाइन है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं हो रहा है। वाटरमेलन फार्मर ओपन अ फार्म स्टैंड, ओ कुछ यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब वाटरमेलन फार्मर एडवर्टीज हिज वाटरमेलन ऑनलाइन, जहां ऑनलाइन की बात होगी वही ई कॉमर्स होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो यहाँ पर ई कॉमर्स का यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कैश इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ई कैश आपका किससे रिलेटेड, यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जहाँ नहीं है। डिजिटल ई कैश का मतलब जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ ऑथोराइज्ड बैंक का चाहिए होता है। डेटा एक्सचेंज, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके से ई कैश है, इधर से उधर ट्रांसफर होती है, बस वहां पर डिजिटल नेम का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉपुलर टेक्निक फॉर generating new ideas. A group of persons sit together and generate as many as business ideas as possible. One idea lead to another. कौन सी टेक्निक है? ये टेक्निक है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, और इसमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता है, जो सब लोग एक दूसरे को जो आइडिया दे रहे होते हैं। Which of these is a kind of company categorized on the basis of liability? देखिए कीवर्ड क्या है, लाइबिलिटी के बेसिस पे। लाइबिलिटी कैसे होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, तो ये वर्ड यहाँ पर है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, अ कंपनी फॉरफीट 400 इक्विटी शेयर्स। पहला क्या है, 400 इक्विटी शेयर्स। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दी है, 400 इक्विटी शेयर्स हैं। अब ये कितने के हैं, 10 के हैं। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2। अब देखिए इस पे ₹1 का तो डिस्काउंट हो गया। नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स ऑफ 2 ईच, 2 कॉल 2-2 रुपए की, 2 एंड 2। ठीक है, व्हाट विल द अमाउंट फॉरफीट। अब देखिए अमाउंट क्या फॉरफीट करते हैं, अमाउंट कंपनी वो फॉरफीट करती है शेयर्स पे जो पैसा आ चुका है। ठीक है, तो कितना पैसा आ चुका है, देखिए 10 का था कोई शेयर, एक दे दिया डिस्काउंट, 2 कॉल है जो आई ही नहीं है। आ जब पेमेंट नहीं आ रही है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स फॉरफीट कर लेती है, मतलब जो उन्होंने पैसे ऑलरेडी दिए हुए उनका हरण कर लेती है, उनको रख लेती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कितना, 4 5 ₹4, हाँ 5 बचा। ठीक है, 5 बचा, जो पेड है, जो पेड है उसी को आप फॉरफीट कर सकते हैं। तो ₹5 कितने पे, 400 शेयर्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो ये आपका हो गया ₹2000 जो आपके फॉरफीट होंगे, अमाउंट फॉरफीट होगा। 81, फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक लिमिटेड में आपको कौन सी रिलेवेंट डेट है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कोई भी चीज के लिए आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं कि आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट of a company does require that allow of previous year should be shown in the separate column along with the figure of current year and respect। मतलब इसमें क्या है कि बैलेंस शीट होती है दो तरीके से, हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है और एक वर्टिकल फॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके का, एक साइड पे आप एसेट्स लिखते हैं और एक साइड पे इधर एसेट्स होते हैं, यहाँ लाइबिलिटीज और ये एसेट्स। और आपका दूसरा वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल इधर तरीके से होता है ऐसे, इस तरीके से दोनों पार्ट्स को सीक्वेंस में, यहाँ पर लाइबिलिटीज एंड यहाँ पर आपके एसेट्स, इस तरीके से। तो इसमें कहा कि कौन सी वाली फॉर्म ऐसी है जिसमें आप करंट ईयर और 2 कॉलम बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, है ना, शोन अलोंग विद द करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू, और ये रहा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों को, तो ये दोनों में ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर है थर्ड, ए एंड बी, दोनों टाइप की बैलेंस शीट्स में बना सकते हैं। 80, क्वेश्चन नंबर 83, मैचिंग दिया हुआ है। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, पहले ही लिखा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। करंट लाइबिलिटीज क्या है, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड ऐसा है जो लोगों ने अभी तक डिविडेंड शेयर होल्डर्स
क्लेम्ड हो गया, यहाँ पे अनक्लेम्ड होना चाहिए था, अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो अभी तक उन लोगों ने मांगा नहीं है लेकिन मांगेंगे, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी होगी। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा फॉरफिट शेयर हो गए, जो फॉरफिट कर लिया है पैसे वो कैपिटल में आ जाएंगे। करंट एसेट्स क्या है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस को हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए का फोर्थ। देखिए ए का फोर्थ है ये, बी का वन, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इसमें एक्स सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन अक्टूबर 1 1987, अक्टूबर 1 1987 does not close its books on March 31 March 1988। तो ये आपके कितने मंथ्स हो गए, अक्टूबर को इंक्लूड करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके हो गए 6 मंथ्स। ठीक है, फिर क्या, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। इन्होंने क्या करा है कि क्लोज नहीं करा, यहाँ पे क्लोज करना चाहिए था, क्लोज नहीं किया, आगे अकाउंट्स ऐसे ही चलते रहे। तो अभी जो अब फिर क्या होगा, फिर मार्च 90 आएगा, तो 12 मंथ्स होंगे ये इन दोनों के बीच के। तो अभी टोटल जो असेसमेंट होगा वो आपका 18 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि बीच में क्लोज नहीं किया था, तो असेसमेंट तो होगा ना उनका, अकाउंट्स तो देखे ही जाएंगे ना एक साथ, फिर एक साथ देखे जाएंगे। द गोल्ड स्टैंडर्ड was briefly reinstated from to which year as gold exchange standard कब, 1925 to 31st। इनकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन, ये देखिए 1999 तो सबको याद है, लेकिन डेट क्या है, 2 दिसंबर, ये याद रखना है, डेट्स भी याद रखनी है। हु सेड रिक्रूटमेंट इज अ बिजनेस एंड इट्स अ बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस है, ये किसने कहा है, डेल यॉर्डर। Next question, read the following statement and select the correct option. A company's financial position is depend on share issue कितना कर रहा है, उस पर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी लिक्विडिटी और कैश फ्लो से। ये भी पॉइंट ठीक है, इससे पता, इससे क्लियर होगी। अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न, देखिए इन्वेस्ट हमने क्या कहा करा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट से नहीं प्रॉफिट से होगा। तो सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि शेयर्स के भी पैसे कम ज्यादा होते रहते हैं। विच इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज पार्टली एग्जेम्प्टेड, देखिए पार्टली एग्जेम्प्टेड कौन सी इनकम है, देखिए एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी, ये नॉन टैक्सेबल है, ये तो है नॉट टैक्सेबल, सेक्शन 10(1) में। शेयर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म, ये आपका पार्टली एग्जेम्प्टेड है। एंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये फुल्ली टैक्सेबल है आपका, फुल्ली टैक्सेबल है। पेमेंट ऑफ लीज रेंट, पेमेंट ऑफ लीज रेंट ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब सभी पे टैक्स देना है, बस ये है जो पार्टली टैक्सेबल है, मतलब कुछ लिमिट, इनमें लिमिट रहती है। Which media, next question, which media is very effective for advertisement but is most expensive, very effective कौन सी होगी, जो लार्ज एरिया कवर करेगी। अब इनमें सब में देखिए कौन लार्ज एरिया कवर करेगा, टेलीविजन करेगा, अगर एक बार में बहुत सारे आपकी क्राउड उसको देखेगी, और एक्सपेंसिव तो होगा ही बाकी कंपैरिजन में। बाकियों का एक्सपोजर लिमिटेड है, लेकिन टीवी का मैक्सिमम एक्सपोजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। और डिस्करेजिंग एडॉप्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल को डिस्करेज करता है, नहीं करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए, डेवलपिंग अ मल्टी नेशनल सिस्टम ऑफ पेमेंट ये करता है, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए भी करता है, और असिस्टिंग मेंबर कंट्री टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी करता है। तो इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, देखिए टैक्स इंसिडेंस इज द लोएस्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और एनआरआई तीन होते हैं, तो एनआरआई में सबसे कम होगा, रेजिडेंट में सबसे ज्यादा होगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसे नहीं मान सकते। इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज रिलेटिवली हायर ऑफ रेजिडेंट,
व्हेन कंपेयर टू नॉन रेजिडेंट। हाँ, रेजिडेंट का टैक्स कंपेयरली नॉन रेजिडेंट से हायर होगा। एग्रीकल्चर इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये आपका नॉट टैक्सेबल है, लेकिन इसकी एक लिमिट है 5000 पर ईयर या पर एनम कह सकते हैं, उससे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ग्रेचुटी पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम। ये देखिए, ग्रेचुटी और पेंशन की कंडीशन ना दो तरीके से है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें क्या है, जो ग्रेचुटी है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है और पेंशन टैक्सेबल है। ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है और पेंशन टैक्सेबल है। ग्रेचुटी एंड पेंशन, ग्रेचुटी आपका फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो ये एग्जेम्प्ट के लिए क्रॉस, और ये फुल्ली टैक्सेबल है। एंड अगर नॉन गवर्नमेंट में हो है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ग्रेचुटी पार्शली है, पार्शली एग्जेम्प्ट है, और जो पेंशन है वो उस 1/3 तक, अप टू 1/3, अप टू 1/3 एग्जेम्प्ट होगी। वो भी कब, जब कॉम्यूटेड हो। कॉम्यूटेड मतलब कुछ लमसम अमाउंट हमने इकट्ठा करके पेंशन का ले लिया। आपको इसमें मेन गवर्नमेंट का ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेचुटी है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है और पेंशन टैक्सेबल है। और इसमें देखिए कहा है ना पार्शली एग्जेम्प्ट, या तो वो पार्शली एग्जेम्प्ट कहाँ देखा है हमने, नॉन गवर्नमेंट की ग्रेचुटी में देखा है। इन्होंने दोनों चीजों को कहा है और गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कुछ नहीं कहा है, तो ये अनक्लियर है पॉइंट। तो इसका आपका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे ही पॉइंट जो है आपकी मार्केट ग्रिडिंग है, मार्केट ग्रिडिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मार्केट ग्रिडिंग क्या है, सिर्फ मार्केट को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट ग्रेडिंग इज एनालिटिकल टेक्निक विच फैसिलिटेट डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैसा यूज कर रहे हैं वो सब, मार्केट को डिवाइड करना। 94 इसका आंसर है, 94 का डी आंसर है। 96 हु अपॉइंट्स नाबार्ड चेयरमैन। अब नाबार्ड चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट करती है। नाबार्ड आरबीआई के अंडर काम करता है, मतलब आरबीआई ने इसको बनाया है। एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आरबीआई नाबार्ड के लिए के आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि इसका स्टेब्लिशमेंट क्या है, 12 जुलाई 1982 है। और ये पार्लियामेंट के एक्ट 61 1981 में ये पास हुआ था। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसके अभी करंट चेयरमैन साजी केवी हैं। एंड ये रूरल डेवलपमेंट को देखता है, फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग करता है आरआरबी एंड कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग करता है, फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग करता है। अब ये क्या होता है फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग क्या है, पैसे देना। जैसे नाबार्ड ने कोई आरआरबी है, उनको कोई स्कीम निकालने के लिए गवर्नमेंट के लिए कि लोन दे सकते हैं खेती पे वगैरह पे, तो 1000 सीआर के लेकर के ईयरली आपको 1000 सीआर देंगे। लेकिन ईयर एंड में पता चला कि अभी 90 सीआर बचा हुआ है, अमाउंट बैंक के पास 90 सीआर बची हुई है, तो कितनी खर्च कर ली उन्होंने, उन्होंने 910 खर्च कर ली, 910 सीआर खर्च कर ली पूरे ईयर में। तो रीफाइनेंसिंग का मतलब है कि 90 बचा हुआ है, 9-10 खर्च कर लिया, तो 9-10 फिर से दे देंगे और फिर से उसको 1000 सीआर कर देंगे, तो मतलब जो गैप है उसको रीफिल कर दिया, तो उसे रीफाइनेंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is prepared for distribution of profit among the पार्टनर्स का प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड मतलब है टेलर से हम कपड़े बनवाते हैं तो सब कुछ बताते हैं डिटेल, कस्टमाइज। ठीक है ना, कस्टमाइज मेड सॉफ्टवेयर का डिसएडवांटेज क्या है, देखिए सबसे पहले हाई कॉस्ट तो आएगा ही, क्योंकि अगर जो कॉमनली सब यूज कर रहे हैं उसको आप परचेज करेंगे तो वो
कम रेट में होगा, लेकिन आप उसमें कुछ फीचर्स ऐड कराएंगे तो हाई कॉस्ट होगी, उसकी मेंटेनेंस भी हाई होगी। डिफिकल्ट टू लर्न, कैन लिंक विद अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नहीं होगा किसी से लिंक। इट कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चे। सिर्फ आपके ये दोनों इसमें से ये टीचर प्लस भी ने चुना। हाई कॉस्ट इज मोर डिसएडवांटेजियस देन रिक्वायर्ड हाईटेक ट्रेनिंग, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को हाईटेक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाई कॉस्ट इसकी ज्यादा पड़ती है। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एड? फॉरेन एड क्या है? फॉरेन एड है जो हम बाहर से हेल्प ले रहे हैं। हेल्प क्या ले रहे हैं? पैसों की, लोन, जो हम बाहर कहीं वर्ल्ड बैंक से या किसी कंट्री से लोन ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? क्या करेक्टरिस्टिक है? क्या ऐसा फायदा है? तो उसमें क्या फायदा है? एसेसेबल ऑन कंसेशनल टर्म, इंटरफेयरिंग दैट द पेस ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, इंटरेस्ट है लोअर, एंड डेवलपमेंट जो टाइम है देने के लिए, टाइम जो दिया है वो है लॉन्गर। इसलिए हम फॉरेन एड ले रहे हैं। उनकी करेक्टरिस्टिक ये होती है जो ए पॉइंट्स में बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। when marketing practice when marketing practices are condemned for lessening rivalry, the analysis fall under which general space of social marketing issue? कौन सा सोशल मार्केटिंग इशू यहाँ पे अराइज हो रहा है जब आप कंडेम कर रहे हैं राइवलरी? राइवलरी मतलब एक दूसरे में कंपटीशन, जो एक दूसरे को काट कर रहे हैं उसको कंडेम, मतलब उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी मार्केटिंग इशू यहाँ पर राइज हो रही है? या फिर क्लियर किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्क, यहाँ पे हम कर रहे हैं मार्केट इज इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस, क्योंकि जो राइवल है, राइवल किनके बीच में? एक बिजनेस, दो बिजनेसों के बीच में होता है। तो एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने 70 to 130 क्वेश्चन किए हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज वीडियोस को लाइक किया करिए। एंड नीचे कोई भी क्वेश्चंस है, आपका कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।